गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू और चैप्टर 16 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। और इसके अंदर जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो है संधि ट्रांजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पी एन डायोड के उपयोग और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर संधि ट्रांजिस्टर। संधि ट्रांजिस्टर होता क्या है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ट्रांजिस्टर की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले सन 1947 में यूएसए में एक साइंटिस्ट हुआ जे बार्डीन और WH ब्राते। एक साइंटिस्ट तो हुआ 1947 में जे बार्डीन और दूसरा हुआ WH ब्राते। ये दो साइंटिस्ट हुए। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया प्रारंभिक अवस्था में। यह ट्रांजिस्टर एक विद्युत संपर्क ट्रांजिस्टर था, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता था। इसके पश्चात सन 1957 में विलियम शाक्ले ने 1957 में कौन आया, विलियम शाक्ले। 1957 में विलियम शाक्ले ने क्या किया कि दो पीएन संधियों को आपस में जोड़ा और दो पीएन संधियों को आपस में जोड़कर उसने ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। ठीक है, अब दो पीएन संधियों को आपस में जोड़ने का मतलब क्या है, तो दो पीएन संधियों को उसने एक दूसरे के पश्च फलकों से जोड़ा। पश्च फलक मतलब पीछे वाले फलक। जैसे ये पीएन है, ये एक और पीएन है, तो इसका पश्च फलक कौन सा है, ये वाला और ये वाला। इन्हें इसने आपस में जोड़ दिया। इस पीएन को हम एनपी भी लिख सकते हैं, ये भी पीएन संधि कहलाएगा। तो फिर इसका पश्च फलक कौन हो गया, ये वाला और ये वाला, तो इन्हें आपस में जोड़ दिया। तो इस प्रकार से विलियम शाक्ले ने दो पीएन संधियों के पश्च फलकों को जोड़कर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया। तो अब एक निर्माण तो किया था 1947 में जे बार्डीन और WH ब्राते ने, एक निर्माण किया 1957 में विलियम शाक्ले ने। अब ये दोनों जो ट्रांजिस्टर थे, समय के साथ साथ नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार होता गया, पुराने ट्रांजिस्टरों में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता गया और फिर एट लास्ट एक ट्रांजिस्टर आया जिसे हम BJT कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, BJT। फाइनली एक ट्रांजिस्टर हमारे पास में आया BJT, जिसे हम कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी यूं कह सकते हैं हम इसको द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे ट्रांजिस्टर में मॉडिफिकेशन होते चले गए, वैसे वैसे ट्रांजिस्टर और नए से नया उसके अंदर रूप चेंज होते चले गए और एट लास्ट कौन सा ट्रांजिस्टर आपके सामने आया, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। तो मुख्य रूप से अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार के प्रणेता जो हैं वो बार्डीन हैं, शाक्ले हैं, ब्राते हैं। इन्होंने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर इसकी संरचना पर, ट्रांजिस्टर की संरचना। यहां पर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की संरचना की। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है ट्रांजिस्टर सामान्यतया सिलिकॉन या जर्मेनियम, जो अर्धचालक हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम का एकल क्रिस्टल होता है। अगर हम ट्रांजिस्टर की संरचना की बात करते हैं तो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का एकल क्रिस्टल होता है जिसमें तीन अलग अलग भाग होते हैं। तो किसका, सबसे पहली चीज तो हम यहां लिखें कि ट्रांजिस्टर की संरचना में ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का एकल क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। ठीक है, तो एकल क्रिस्टल है और इसके तीन भाग होते हैं। जो बीच वाला भाग होता है उसे हम बेस कहते हैं, आधार। अभी हम पढ़ेंगे आधार क्या होते हैं। बीच वाले भाग को बेस कहते हैं और शेष जो दो भाग होते हैं उन्हें हम उत्सर्जक और संग्राहक कहते हैं। तो जब सिलिकॉन के एकल या जर्मेनियम के एकल क्रिस्टल की हम बात करते हैं तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के एकल क्रिस्टल को हम तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें जो बीच वाला भाग है उसे हम बेस कहते हैं और बाकी के जो दो बचे हुए भाग हैं वो आपके उत्सर्जक और संग्राहक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जैसे सपोज दैट ये कहा कि ये आपका उत्सर्जक है, एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये बीच वाला बेस है और ये कलेक्टर है, यानी उत्सर्जक को बोलते हैं एमिटर, यूं समझिए आप। तो
उत्सर्जक को क्या बोलते हैं? एमिटर। इसे प्रदर्शित करते हैं ई से। फिर आता है आधार, आधार को क्या बोलते हैं? बेस। इसे प्रदर्शित करते हैं बी से। और फिर आता है संग्राहक, इसे बोलते हैं कलेक्टर। इसे प्रदर्शित करते हैं हम सी से। ठीक है, तो अब जब ई और बी को हम आपस में संयोजित करते हैं तो ये जो संधि कहलाती है, ये संधि कहलाती है उत्सर्जक आधार संधि, क्योंकि दो चीजों को संयोजित किया है आपने। तो ये संधि कौन सी संधि कहलाएगी? उत्सर्जक आधार संधि। और अगर हम बी और सी को संयोजित करते हैं तो ये संधि कौन सी कहलाएगी? संग्राहक आधार संधि। तो यहां पर कुल मिलाकर जब हम ट्रांजिस्टर की संरचना की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर को हम सिलिकॉन या जर्मेनियम का एकल क्रिस्टल कहते हैं। और सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो ये एकल क्रिस्टल है, इस एकल क्रिस्टल के 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों में जो मध्य वाला भाग है वो आपका बेस कहलाता है, और बाकी के जो 2 बचे हुए भाग होते हैं वो उत्सर्जक और संग्राहक कहलाते हैं। उत्सर्जक और बेस के मध्य की जो संधि होती है वो आपकी उत्सर्जक आधार संधि कहलाती है, यानी उन दोनों के बीच का जॉइंट, उन दोनों के बीच का कह सकते हैं हम कॉम्बिनेशन, या उन दोनों के बीच के मिलने का स्थान, वो संधि कहलाती है उत्सर्जक आधार संधि। और कलेक्टर और बेस के बीच की जो संधि कहलाती है वो संग्राहक आधार संधि कहलाती है। ठीक है, तो अब यहां पर जब हम इसकी संरचना के आधार पर ट्रांजिस्टर को डिवाइड करते हैं तो ट्रांजिस्टर को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिएगा, हम कहते हैं संधि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। संधि ट्रांजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो संधि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है आपका NPN और दूसरा होता है आपका PNP। ठीक है, ये 2 ट्रांजिस्टर हो गए। एक ट्रांजिस्टर तो है आपका NPN और एक ट्रांजिस्टर है आपका PNP। देखिए 3 भाग हैं ये। मैंने अभी बताया था आपको कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो एकल क्रिस्टल है उसके 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, अब ये बने कैसे, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लें। तो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो बार्डीन था, बार्डीन ने क्या किया? बार्डीन ने 2 PN जंक्शन डायोड्स के पश्च फलकों को आपस में जोड़ दिया और ट्रांजिस्टर बना दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ये PN लिया मैंने, PN, दूसरा भी कौन सा है? PN। अब पश्च फलक कौन से? ये वाले। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो N कॉमन रहेगा। तो ये क्या बन गया आपका? PNP, ये वाला ट्रांजिस्टर बन गया। अब एक PN जंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको, NP। पश्च फलक कौन से? ये वाले। इनको जब जोड़ दिया आपस में तो ये क्या बन गया आपका? NP। तो 2 तरह के ट्रांजिस्टर हमारे पास में आते हैं, PNP और NPN। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इन ट्रांजिस्टरों को समझते हैं तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपके पास में क्या है। आपके पास में सिलिकॉन का क्रिस्टल है जिसे आप 3 भागों में डिवाइड कर रहे हो। तो अब 3 भागों में जब आप डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम NPN की बात करते हैं। NPN में जो उत्सर्जक है, जो आपका उत्सर्जक है वो क्या है? N प्रकार का है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका यहाँ पे हम कह सकते हैं आधार है, ये क्या है आपका? P प्रकार का है। और यहाँ पर जो आपका संग्राहक है, ये संग्राहक वापस क्या है आपका? N प्रकार का है, क्योंकि बेस हमेशा बीच वाला रहेगा, आधार हमेशा कौन सा रहेगा? बीच वाला। इसी तरह से यहाँ पर आधार हमेशा कौन सा रहेगा? बीच वाला। तो P कौन बना आपका? उत्सर्जक। N कौन बना आपका? आधार। और P कौन बना आपका? संग्राहक। तो NPN के अंदर जब हम बात करते हैं तो NPN में उत्सर्जक N होता है, आधार P होता है, संग्राहक N होता है। PNP में उत्सर्जक P होता है, आधार N होता है, संग्राहक P होता है। जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो देखिएगा, ये आपका, जैसे हम बात करते हैं यहां पर, ये आपका N भाग,
ये आपका P भाग और ये आपका N भाग। ठीक है, थोड़ा इनके साइज पे भी ध्यान दीजिएगा कि मैं ये साइज इस तरह से क्यों बना रहा हूँ। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ये वाला भाग NPN में N प्रकार किसका होता है, उत्सर्जक का, जिसे हम एमिटर भी कहते हैं और इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका जो मध्य वाला भाग होता है, ये मध्य वाला भाग कौन होता है, आधार, जिसे हम बेस कहते हैं और B से प्रदर्शित करते हैं। और जो बाह्य भाग होता है ये होता है संग्राहक, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो NPN, N जो उत्सर्जक है, इस उत्सर्जक का आकार इस संग्राहक के आकार से कुछ छोटा होगा, और जो एक P प्रकार का आधार है, इस P प्रकार का आधार जो है वो अत्यधिक पतला लिया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम इनमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो हम जानते हैं कि N प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं और P प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक होते हैं। मुझे इलेक्ट्रॉन्स को एमिटर से कलेक्टर तक पहुंचाना है। अगर मैंने इस P के आकार को बढ़ा दिया तो बढ़ाने से इस P के अंदर जो होलों की संख्या है वो भी बढ़ेगी। होलों की संख्या अगर बढ़ गई तो फिर वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पर अवशोषित कर लेगी, यहीं पर ख़त्म कर देगी। तो संग्राहक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत कम मात्रा में पहुंच पाएंगे, जिससे जो करंट है वो करंट बहुत कम हमें प्राप्त हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो बनाया हमने एक इसका कह सकते हैं हम संरचनात्मक चित्र। अब इसका प्रतीक चिन्ह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि NPN या PNP ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो प्रतीक चिन्ह कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा समझिए। वापस वही इस तरह से हम एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाकर 3 टर्मिनल हम लेते हैं यहाँ पर, दिस वन एंड दिस वन। ये है आपका E, ये है आपका B और ये है आपका C। ठीक है, ये कौन सा टाइप है आपका, N टाइप, ये कौन सा टाइप है आपका, P टाइप, और ये कौन सा टाइप है आपका, N टाइप। अब हमें ये देखना है कि NPN और PNP में हम अंतर कैसे निकालेंगे। भाई ये तो NPN है आपका, तो यहाँ पर NPN या PNP का जो अंतर निकलता है वो धारा की दिशा के आधार पर निकलता है। जैसे यहाँ N से इलेक्ट्रॉन चले P की ओर, तो जब N से इलेक्ट्रॉन P की ओर चलेंगे तो धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत बहती है, तो धारा वही P से N की ओर, तो धारा की दिशा किधर रहेगी, P से N की ओर। ठीक है, तो ये प्रतीक चित्र, प्रतीक चिन्ह जिसे हम कहते हैं, सिंबॉलिक डायग्राम जिसे हम कहते हैं, सिंबल जिसे हम कहते हैं, ये आपके NPN ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह हो गया। इसमें धारा की दिशा सदैव किधर की ओर रहेगी, बाहर की ओर रहेगी। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं PNP ट्रांजिस्टर में। तो PNP ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है आपका, ये P, N कॉमन रहता है और ये P। ठीक है, अब जब हम PNP ट्रांजिस्टर के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो अब हमें थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे कि P के अंदर बहुसंख्यक कौन होते हैं, होल। होल को हम क्या मान के चलते हैं, धनावेशित। तो जिधर होल गति करेंगे धारा भी उधर ही बहेगी, तो जिधर होल गति करेंगे धारा भी उधर ही बहेगी। तो यहाँ पर होल P से किधर की ओर जाते हैं, N की ओर, तो धारा भी किधर जाएगी, P से N की ओर। तो यानी NPN और PNP में डिफरेंस क्या होता है, NPN और PNP में डिफरेंस ये होता है कि NPN ट्रांजिस्टर के अंदर जो धारा होती है वो बाहर की ओर उत्सर्जित होती है, बाहर की ओर निकलती है, और PNP ट्रांजिस्टर के अंदर जो धारा होती है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया सिंबल डायग्राम में। तो इस सिंबल डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर PNP है और कौन सा ट्रांजिस्टर NPN है। तो PNP में तो धारा अंदर की ओर है और NPN में धारा बाहर की ओर है। ओके, अब जो इसके 3 भाग हमने पढ़े हैं, 3 भाग कौन कौन से पढ़े हैं हमने इसके 3 भाग पढ़े कि भाई इसमें ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं, एक उत्सर्जक होता है, एक आधार होता है और एक संग्राहक होता है। तो अब हम उन 3 भागों को डिस्कस करते हैं कि तीनों भाग होते क्या है और इनका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्सर्जक की। उत्सर्जक, इसे हम कहते हैं एमिटर, एमिटर दैट इज E। उत्सर्जक, उत्सर्जक मतलब उत्सर्जित करने वाला, और जो उत्सर्जित करने वाला होगा डेफिनेटली उसके पास ज्यादा होना चाहिए तभी तो देगा।
भाई जो देने वाला है उसके पास ज़्यादा हुआ तभी तो वो देगा। तो उत्सर्जक अगर उत्सर्जित कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में डोपिंग होनी चाहिए, अत्यधिक मात्रा में आवेशवाहक उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ पर जब हम उत्सर्जक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि उत्सर्जक जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिस्टर के एक ओर का भाग ठीक है, दूसरा अत्यधिक अपमिश्रित, यानी इसके अंदर जो अशुद्धियां मिलाई जाती है वो अत्यधिक मात्रा में मिलाई जाती है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, यह धारा प्रवाह के लिए आवेशवाहक उपलब्ध करवाता है। तो जब हम उत्सर्जक की बात करते हैं तो उत्सर्जक में 3 क्वालिटीज होती हैं कि ट्रांजिस्टर के एक ओर का भाग होता है, देने वाला है इसलिए अत्यधिक अपमिश्रित रहता है, इसके अंदर डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है और यह धारा प्रवाह के लिए आवेशवाहकों को उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो ये आपका उत्सर्जक हो गया। सेकेंड आता है आपका बेस, जिसे हम कहते हैं आधार। अब आधार के अंदर क्या होता है, यह ट्रांजिस्टर का मध्य भाग होता है जो अत्यधिक पतला, मैंने बताया था डायग्राम में, अत्यधिक पतला और कम अपमिश्रित होता है, यानी इसके अंदर जो डोपिंग होती है वो कम की जाती है। डोपिंग कम क्यों की जाती है, मैंने बताया अभी आपको कि अगर डोपिंग ज़्यादा होगी तो ये जो बेस है, बेस हमेशा उत्सर्जक के अपोजिट प्रकृति का होता है। अगर उत्सर्जक N है तो बेस P होगा और ये P है तो ये N होगा। तो अगर ये बेस चौड़ा ले लिया तो इसके अंदर जो आवेशवाहक हैं वो अत्यधिक मात्रा में हो जाएंगे। अत्यधिक मात्रा में हो जाएंगे तो P से आने वाले होलों को खा जाएंगे या N से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को खा जाएंगे। इसलिए बेस को अत्यधिक क्या लिया जाता है, पतला लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं संग्राहक, जिसे हम कहते हैं कलेक्टर। संग्राहक क्या होता है, जब हम संग्राहक की बात करते हैं तो संग्राहक उत्सर्जक के द्वारा प्रदान किए गए आवेशवाहकों को ग्रहण करता है। संग्राहक का कार्य क्या होता है, उत्सर्जक जो आवेशवाहक उत्सर्जित करता है उन्हें ये ग्रहण करता है, ठीक है। और ये संग्राहक जो है ये सामान्य अपमिश्रित होता है, मतलब इसमें अपमिश्रण ज़्यादा नहीं होता और इसका आकार जो होता है वो उत्सर्जक से बड़ा होता है, मॉडरेटली ये थोड़ा सा उत्सर्जक से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई, कौन कौन सी, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब NPN ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो NPN ट्रांजिस्टर के अंदर जो उत्सर्जक होता है वो N प्रकार का है। N प्रकार का है तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस संख्या में होंगे, बहुसंख्यक मात्रा में होंगे। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक मात्रा में होंगे तो वो जब E से B की ओर जाएंगे तो धारा B से E की ओर प्रवाहित होगी, बता ही दिया मैंने आप लोगों को। PNP ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक P प्रकार का है तो उसमें होल बहुसंख्यक है, तो होल P से किधर की ओर जाएंगे, N की ओर, तो जिधर होल जाएंगे धारा भी उसी दिशा में बहेगी, अर्थात E से B की ओर धारा बहेगी, ठीक है। अब अगर हमें ट्रांजिस्टर में भेद करना है, ट्रांजिस्टर को समझना है, तो ट्रांजिस्टर में संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य भेद करने के लिए ट्रांजिस्टर के कवर पर संग्राहक लीड के पास एक रंगीन लाल बिंदु लगा हुआ होता है। ये जब हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, जब मैं आपको उपकरण दिखाऊंगा तो वहाँ समझाऊंगा ये कि यहाँ पर एक रेड बिंदु लगा रहता है। उस रेड बिंदु को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो ट्रांजिस्टर है। ओके बेटा, तो ये एक जनरल नॉलेज मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में दी थी। अब इस ट्रांजिस्टर का प्रचालन, ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, ट्रांजिस्टर का काम क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।